ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें नलिका डक्ट नहीं होते हैं। ये हार्मोन रक्त में ही छोड़ते हैं, जैसे डोपामीन, थायरोसिन। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इनमें नलिका होती है। ये हार्मोन्स, पाचक द्रव इत्यादि ये विशेष अंग तक पहुंचाते हैं, जैसे पसीना, आंसू। ग्रंथि हार्मोन्स कार्य, हार्पो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, जो 3 टाइप से हो सकती है। सोमैटोस्टेटिन, शरीर का तापमान, पीयूष ग्रंथि, भूख, निद्रा इत्यादि का नियंत्रण करते हैं। डोपामीन, खुशी की अनुभूति, चलने, हिलने, डुलने में सहायक। वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स, वृद्धि पर अंकुश लगाने वाला। पीयूष ग्रंथि अग्र, जो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को थायरोसिन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। LH ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, मासिक धर्म का नियंत्रण। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शुक्राणु एवं अंडाणु के स्राव में सहायक। GH ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि में सहायक। प्रोलैक्टिन, गर्भवती महिलाओं में दुग्ध निर्माण में सहायक। पीयूष ग्रंथि पश्च भाग, ऑक्सीटोसिन, प्रसव के दौरान गर्भाशय की ग्रीवा को फैलने में मदद करता है। दूसरा है ओसोप्रेसन या ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, पानी कम पीने की स्थिति में स्राव होता है। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन, शरीर के उपापचय में सहायक, शरीर के तापमान नियंत्रण, वजन इत्यादि में सहायक। पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड हार्मोन्स, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। किडनी भी एक ग्रंथि है, हार्मोन्स का नाम है कार्टिसोल हार्मोन्स, विटामिन डी का सक्रिय रूप। अग्नाशय, इंसुलिन, से रक्त शर्करा, ग्लूकोज के स्तर का कम करता है। यह शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज के अवशोषण हेतु प्रेरित करता है। जब रक्त शर्करा का स्तर रक्त में बढ़ जाता है तो शरीर में बढ़ जाता है, ये ऊपर के लिए कि ग्लूकागॉन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। ग्लूकोज को मतलब यह अग्नाशय से ही मतलब ग्रंथि के नाम है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, इपिनेफ्रिन, एड्रेलिन भी इसको होता है, तनाव की स्थिति में स्रावित होता है। फ्लाई और फाइट हार्मोन जिसे बोलते हैं। हृदय गति बढ़ जाती है, आँख सामान्य से ज्यादा खुल जाती है। फिर नॉन इपिनेफ्रिन, यह शरीर में सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर कॉर्टिसोल, शरीर का ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक है। कॉर्टिसोल प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। प्रतिजन, यह एक किस्म का प्रोटीन है, इसमें किसी भी कोशिका अथवा बाहरी तत्व की पहचान होती है। प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, किसी बाह्य प्रतिजन की प्रतिक्रिया में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाया गया प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाता है। इन्हें वाई शेप्ड प्रोटीन भी कहते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। चूंकि प्रत्येक प्रतिजन एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यह शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो बाह्य तत्वों से लड़ने में मदद करता है। चूंकि प्रत्येक प्रतिजन एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः अलग अलग जीवाणु अथवा विषाणु के लिए शरीर द्वारा उत्पन्न अथवा भिन्न भिन्न प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। रक्त समूह,
ABO ब्लड ग्रुप। ABO ए एवं बी का ओ पर प्रभुत्व होता है, ए एवं बी का आपस में सह प्रभुत्व होता है। ठीक ठीक ठीक, मतलब ए मिलकर ए ओ मिलकर ए बनाएंगे, ए बी मिलकर ए बी बनाएंगे, ए मिलकर ए का निर्माण करेंगे, और बी ओ मिलकर बी का निर्माण करेंगे, बी मिलकर बी का निर्माण करेंगे, ओ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। लेकिन हम ए को नहीं लेंगे और बी को नहीं लेंगे। फिर इसी प्रकार है कि RH प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बड़ा आर, फिर छोटा आर निगेटिव ब्लड ग्रुप। बड़ा आर का छोटा आर पर प्रभुत्व होता है, मतलब आर बराबर सिर्फ आर, बड़ा आर, मतलब इसको नहीं लेंगे। आर छोटा आर बराबर बड़ा आर, आर छोटा आर मतलब बराबर छोटा आर। इसको याद करना होगा, वो जो एक टेबल होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, जन्मजात जैसे न्यूट्रोफिल त्वचा, लार ग्रंथि HCl, अर्जित जैसे तरलीय, बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का निर्माण। कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट पर आधारित है, जैसे टी लिम्फोसाइट में जैसे कि हेल्पर, किलर, फिर सुप्रीसर होता है। हेल्पर बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी बनाने के लिए प्रेरित करता है, किलर टी सेल को सक्रिय करता है। हेल्पर किलर संक्रमित कोशिका या विषाणु को विनष्ट करता है, और सुप्रीसर किलर को कोशिकाओं को नियंत्रित करना ताकि वे स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट ना करें। अर्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव, शरीर के अंदर ही प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह अपेक्षाकृत बेहतर एवं कारगर है, क्योंकि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा प्रणाली की याद विकसित होती है। ठीक, उदाहरण है टीकाकरण है प्राकृतिक रूप से संक्रमण में। ठीक, अक्रिय मतलब पैसिव, शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी डाले जाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली की याद विकसित नहीं होती, लंबे समय तक कारगर नहीं होते। उदाहरण माँ का दूध, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक, पोलियो वायरस, प्राकृतिक संक्रमण जैसे मजबूत वायरस है, प्रतिरक्षी को समझने में समय लगेगा, 10-12 दिन प्रतिरक्षी के निर्माण में। शरीर की ऊर्जा खपत होती है, व्यक्ति कमजोर होता है, पीड़ित होता है या मृत्यु हो सकती है। फिर दूसरी बार संक्रमण प्रतिरक्षी का निर्माण कुछ घंटे में और मात्रा भी बहुत अधिक थी। ठीक है, टीकाकरण में मृत या सुषुप्त वायरस को व्यक्ति को संक्रमित कराया जाता है, जो कमजोर वायरस होता है। प्रतिरक्षी 10 से 12 दिन में बन जाते हैं। समस्या क्या है कि ये महंगी प्रक्रिया है, टीकाकरण महंगी प्रक्रिया है, 5 वर्ष तक का समय लगता है, मतलब इसके रिसर्च में एलर्जी की समस्या हो सकती है। ओरल वैक्सीन, सुषुप्त वायरस, IV इनएक्टिवेट वैक्सीन, मृत वायरस। टीकाकरण की कार्यविधि, वायरस के पहले हमले के दौरान शरीर द्वारा वायरस के प्रतिजन की पहचान की जाती है और प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यदि व्यक्ति वायरस के संक्रमण से बाहर आ जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी में वायरस से लड़ने की रणनीति विकसित हो जाती है। यदि परिणाम स्वरूप वायरस का उसके जीवन काल में यदि दूसरी बार हमला होता है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली की याद के अनुकूल शरीर में काफी कम समय में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्राकृतिक संक्रमण का तरीका खतरनाक होता है, अतः टीकाकरण की रणनीति अपनाई जाती है। उत्सर्जन तंत्र, अपशिष्ट का निपटान, जैसे किडनी, ये शरीर की छननी है जो शरीर से अतिरिक्त लवण का उत्सर्जन करती है। अगला की त्वचा, सबसे बड़ा अंग, पसीने के माध्यम से लवण का उत्सर्जन करती है। यकृत, यह शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन को कंट्रोल करती है। फेफड़े, श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। लार ग्रंथि है,
मरकरी लेड जैसे भारी धातु का उत्सर्जन करती है। कुछ चीजें जो समझनी होगी ब्लड ग्रुप से संबंधित। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क 70% भाग होता है। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, जिसे ललाट पाली स्मृति भावनाई से नियंत्रित होती है। पार्श्विक पाली इंद्रिय क्रोध, पश्च पाली देखने की प्रक्रिया, शंख पाली सुनने की प्रक्रिया, पश्च मस्तिष्क अणु मस्तिष्क, फिर पोन्स मेडुला होता है। ललाट पाली तर्क नियोजन, वाक संचलन, चेहरे के हाव भाव, स्मृति एवं भावनाओं का नियंत्रण, व्यक्तित्व इत्यादि ललाट पाली के माध्यम से होता है। पार्श्विक पाली स्थानिक अभिवृत्ति जैसे स्पर्श, वस्तु का आकार इत्यादि का बोध करती है। पश्च पाली देखने की प्रक्रिया से संबंधित, मतलब देखने में सहायक। पश्च पाली शंख पाली श्रवण में संबंधित, आत्मकथा संबंधित स्मृतियां इसमें मौजूद होती है। लेफ्ट और राइट, राइट रचनात्मक विवेक के लिए जानी जाती है। लेफ्ट गणित तर्क, कार्पस काल्सम द्वारा ये जुड़ी होती है। लेफ्ट राइट मस्तिष्क। ब्रेन स्टेम, मध्य मस्तिष्क, पोन्स मेडुला तीनों इसके भाग हैं। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इसके माध्यम से मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है। मध्य मस्तिष्क दृश्य एवं श्रवण सुनाओं को संसाधित करता है। पोन्स ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी मेडुला का ही विस्तार होता है। फांसी के दौरान मेडुला ही टूटती है। अणु मस्तिष्क सेरेबेलम, गति संतुलन, हृदय एवं श्वसन केंद्रों का नियंत्रण। संवेदी प्रक्रिया एवं मोटर प्रक्रियाएं, सेंसरी रिस्पॉन्स एवं मोटर रिस्पॉन्स। सेंसरी रिस्पॉन्स में संवेदी न्यूरॉन ज्ञानेंद्रियों से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक। और मोटर रिस्पॉन्स मतलब दिमाग से संदेश को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे ब्रेन हो गया, जैसे आँख, पानी, मतलब आँख सेंसरी न्यूरॉन का करेगा कि आँख द्वारा मतलब पानी को स्टिमुलेशन, रिपीटेशन और रिस्पॉन्स, मतलब मोटर न्यूक्लॉन, मतलब हाँ उसको करना। ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको अलग से करता